नमस्ते दोस्तों। अपने अतीत से ये सीखना जरूरी है कि ये ना सोचना कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आप आने वाले कल में क्या बन सकते हैं। हमेशा से अपने लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, जिससे कि जैसे ही अगर आपकी सोच जो है सकारात्मक होगी तो आपके जीवन में भी सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 3 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो सभी पार्टियां, चाहे वो धर्म, जाति, रिजर्वेशन को मुख्य मुद्दा बनाई हुई है। तो वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर मानव के अस्तित्व पर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो ये तो सिर्फ है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है लगातार समस्याएं आ रही है। इसी कारण जो है पेरिस समझौता में क्या समझौता किया गया था कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा था, लगभग मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब कि 1760 से 65 के बीच का समय था जिस समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। उस समय से तुलना करके 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान न बढ़े। जो औसत तापमान है हमारे पृथ्वी का, अगर तुलना किया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा से, तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यह समझौता किया गया था पेरिस समझौता में। अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ चुका ऑलरेडी और 6 वर्ष अभी बाकी है, इसलिए अभी ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो चुनाव अभी वैश्विक स्तर पे हो रहे हैं, चाहे चाहे यूएसए में हो रहा है, रसिया में हो चुका है, विभिन्न यूरोपियन कंट्रीज में चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद भारत में जो है डेट निर्धारित कर दिया गया है, 16 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव है। इसलिए कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, राइटर के द्वारा, कि चुनाव का मुख्य मुद्दा जो मेनली होना चाहिए वो जलवायु मुद्दे होने चाहिए और इससे कैसे निपटा जाए इस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग है उन समस्याओं से निपटने में सक्षम हो सके। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से इस आर्टिकल में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, पहला बैच अभी 64 इंडियन वर्कर्स को जो है वो इजराइल में भेज दिया गया है, जहां ऑलरेडी अभी युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसी के लिए राइटर के द्वारा बात की जा रही है कि जो 64 भारतीय कामगारों को जो है उसमें से पहला जत्था चला गया है इजराइल, उसको हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे नैतिकता की बात की जा रही है। दो बातें इस आर्टिकल में कही जा रही है। एक तो भारत में बहुत बड़े स्तर में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगला जो आर्टिकल है ये भी बेरोजगारी से ही संबंधित है। ठीक है, तो बेरोजगारी का ही परिणाम है कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश ने लगभग 10,000 इंडियन वर्कर्स को जो है इजराइल में भेजने की अनुमति दी है। अभी हम लोग हाल ही में एक न्यूज देखे थे कि रसिया के द्वारा लोक लुभावन वादे करके भारतीय वर्कर्स को बुलाया गया और वहां रसिया की तरफ से यूक्रेन में वार में शामिल किया गया था। तो ये भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि जैसे बहुत बड़ी संख्या में वहां से फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल से विस्थापित हो गए हैं, तो अगर फिलिस्तीनी की जगह पे भारतीयों को इजराइल की तरफ से लड़ने न दिया जाए, इससे भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्या क्या नैतिक चिंताएं हैं, क्या क्या सुरक्षा की चिंताएं हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है इजराइल के द्वारा कि जो भी वॉर जोन है वहां पे भारतीय जो कामगार जा रहे हैं उनको वहां पे स्थापित नहीं किया जाएगा, वहां पे नहीं भेजा जाएगा। इसलिए जो है उनके अस्तित्व का चिंता यहाँ पे है, उनकी सुरक्षा का चिंता है, इसलिए इसको सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का मिसयूज हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न देश जो है जिसका जीडीपी ग्रोथ जो है लगभग 6 से 6.1% वृद्धि तो हो रहा है, वहां की पॉपुलेशन रेट तो तेजी से बढ़ रही है, बहुत बड़ी संख्या में जो है बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसी के लिए जो है विश्व बैंक का रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। उसी में कहा गया है कि इंडिया रिस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब कि भारत जनसांख्यिकी लाभांश को खतरे में डाल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे यूथ हैं, जो कामगार अभी भारत के विकास में योगदान देने चाहिए, वो अभी बेरोजगार है। उसके लिए सरकार को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पे लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी के कारण जो है जो हमारे देश का विकास, व्यवसायों की वृद्धि भी रुक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सुझाया गया है उपाय, जैसे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है विश्व बैंक के द्वारा। उसके बाद बिजनेस से संबंधित
जो नियम है उसको थोड़ा आसान बनाने की बात की गई है। उसके बाद शिक्षा के बुनियादी ढांचों को विकास करने की बात की गई है विश्व बैंक के द्वारा। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन, जिसमें हम पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि जो अभी पोल कैंपेन चल रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए भारत में, तो इसमें क्लाइमेट इश्यूज को ज्यादा से ज्यादा उठाया जाना चाहिए राजनीतिक नेताओं के द्वारा, जिससे कि राजनेता के साथ साथ जनता को भी जागरूकता हो सके कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव जो है वो मानव जाति पे पड़ सकते हैं और कैसे हम लोग प्लास्टिक को रोकथाम कर सकते हैं, या फिर अनावश्यक एसी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको हम लोग नियंत्रित कर पाए। तो इसी में कहा जाता है हाल ही में जारी की गई स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट चिंता का कारण है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसी को कहा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, ये ध्यान रखिएगा कुछ चीजें, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, तो उसी से यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से औसत तापमान वृद्धि जो है 0.12 डिग्री सेल्सियस की अनिश्चितता के मार्जिन के साथ लगभग 1.45 डिग्री सेल्सियस अभी वर्तमान समय में बढ़ चुकी है। और तापमान वृद्धि जो है वो स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों द्वारा 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा निर्धारित की गई थी पेरिस समझौते में, उससे बढ़ती दिखाई दे रही, ठीक है। तो विश्व तापमान में इतनी वृद्धि, जिसे आम भाषा में ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, जो निश्चित रूप से चिंता का कारण बना हुआ है। तो इसी में कहा जाता है WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि 2023 जो है वो सबसे ज्यादा गर्म वर्ष के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया गया है। 2023 न केवल स्पष्ट अंतर से सबसे गर्म वर्ष था, बल्कि कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं गर्मी के मामले में, तापमान वृद्धि के मामले में। इसी में उदाहरण में कहा जा रहा है कि समुद्र के तापमान में लगातार इसके प्रतिकूल प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। जो क्लाइमेट चेंज का प्रतिकूल प्रभाव है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे समुद्र के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर्स के कवर्स जो है, जो मोटे कवर्स होते थे बर्फ के चादर, वो पतले होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है सी का, ओशन का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। और अंटार्कटिका बर्फ के घटते आवरण, यही मैं कह रहा था कि जो बर्फ का जो चादर है वो घटता जा रहा है। इसके अलावा जो है पृथ्वी के चारों ओर समुद्र के स्तर में वृद्धि दिखाई दे रही है। इसी के परिणाम स्वरूप गर्मी की लहरें, जो हीट वेव्स में वृद्धि हो रही है, मूसलाधार बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसम घटनाएं की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी घटनाओं ने कृषि सहित कई गतिविधियों को बारिश कर दिया है, क्योंकि जो अनियमित बारिश होती है उसी कारण जो है कृषि बाधित हो जाती है। और दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए WMO की रिपोर्ट जो है वो बेहद चिंताजनक है, जिससे सामूहिक सार्वजनिक कार्रवाई शुरू करना आवश्यक है। इसी सामूहिक सार्वजनिक कार्रवाई को कहा जाता है कलेक्टिव पब्लिक एक्शन। ये बहुत ही जरूरी है, सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम से निपट सकें। क्लाइमेट चेंज जो इतना तेजी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो तेजी से बढ़ रहा है, उसको हम लोग नियंत्रित कर सके। जिस तरह से हम लोग कोविड-19 की जो महामारी की स्थिति थे, उसमें सारे मानव जाति एकजुट होकर उस महामारी की स्थिति से निपटने में सफल हो पाए, इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे एक कलेक्टिव पब्लिक एक्शन को अपनाने की आवश्यकता है। लोगों को एकजुट होकर इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है, ठीक है। इसी में कहा जाता है प्रगति और समन्वयकारी कदम, प्रोग्रेस एंड मिटिगेटरी स्टेप्स। जैसा कि सर्वविदित है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिक प्रगति ने जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लगातार जो है मशीनरीज का उपयोग बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजीज का उपयोग बढ़ने लगा, नए नए अपडेट्स होने लगे। और अन्य बातों के अलावा जो औद्योगिक क्रांति के बाद की अवधि में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्रेरित अस्पष्ट प्रगति का भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ठीक है। हम लोग बहुत तेजी से जंगल को काटने लगे, भूमि का, जल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लगे। इसी कारण जो है अभी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करने लगे, चाहे वो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया। तो इसके लिए जो है वो नेचुरल
जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका अत्यधिक अव्यावहारिक तरीके से हम लोग उसका दोहन करने लगे हैं। तो ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता का जो जलवायु पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। तो इसी में उदाहरण दिया जाता है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का लगातार बड़े पैमाने पर उत्सर्जन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का जो है वो इमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सीधे तौर पे जो है वो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जितना भी ग्लोबल स्तर पे एवरेज टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होती जा रही है। इसी में कहा जाता है कि जलवायु की स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए और इसे व्यापक रूप से संबोधित करने की तत्कालिकता को देखते हुए सभी देशों ने, इसी के लिए जो है सभी देशों ने पेरिस समझौता किया था और ये बाध्यकारी था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी देशों ने तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास किया था, जिसे पेरिस समझौता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 4 नवंबर 2016 को लागू होने के बाद यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि बन गई। तब से कई देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उदाहरण के साथ जो है वो कार्बन इमिशन को सीमित करने के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे कि जितने भी सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर्स, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम दोहन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि जो चुनाव का जो भी मौसम चल रहा है सभी देशों में, वैश्विक स्तर पे बहुत से बड़े बड़े देश जो है वो अभी जहां चुनाव आयोजित हो रहा है, तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो चुनाव आयोजित हो रहा है जिसमें सभी लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उस देश के नागरिक बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो यही समय है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम को जनता से अवगत करा सके, जनता को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। इन चुनावी मौसम में WMO रिपोर्ट का परिणाम न केवल पूरी मानवता के लिए बल्कि विशेष रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए जागृत होना चाहिए। WMO संयुक्त राष्ट्र और वैज्ञानिक बारीकियों द्वारा व्यक्त की गई जलवायु परिवर्तन पर चिंता को राजनीतिक दलों को अपनी कार्य योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और लोग ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए रुख का तहे दिल से स्वागत करेंगे। ठीक है, बताया जाए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी नेता है, अगर उन्होंने अपने सत्ता में रहते हुए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए किस तरह के नए नए कदम उठाए हैं, अगर उसको सही तरीके से बताया जाए तो जनता उनका स्वागत भी करेंगे। तो इसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि राजनीतिक दलों को जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो बहुत से देश, जैसे भारत की बात करें तो पेरिस समझौता जब से हुआ है तो हम लोग क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है, तो जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये लाया गया है, इसी घोषणा की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय सौर मिशन NAPCC के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से एक था। भारत ने ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता जताते हुए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की। ठीक है, और इस प्रकार हालांकि पेरिस समझौता पर विभिन्न देशों की ओर से कार्रवाई का सकारात्मक इरादा देखा गया है, लेकिन WMO की जो नवीनतम रिपोर्ट है वो बुनियादी सवाल उठाते हैं कि क्या हमने बहुत देर कर दिया है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, क्या हम जो कार्य कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वो अपर्याप्त है या फिर सीरियस नहीं है। हम इन सभी चीजों के बारे में, जैसे आगे कहा जाता है कि दुनिया भर के कई लोकतंत्र में अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। ठीक है, भारत में जो है लगातार चुनाव को एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। टेलीविजन पे मैक्सिमम जो नागरिक होते हैं वो लगातार न्यूज देखते हैं। देश के हर कोने में विभिन्न प्रकार के डिबेट्स आयोजित किए जाते हैं, तो उम्मीद की जाती है कि चुनाव के नतीजे जीवन बदल दे। इसलिए जो है हम लोग इस चुनाव को उपयोग करें एक प्लेटफॉर्म के रूप में, जहां पे हम लोग अपने नागरिकों को क्लाइमेट चेंज से संबंधित अच्छे तरीके से जागरूक कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों सवालों पे राजनीतिक मतभेद कायम रह सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों को संबोधित करने से व्यापक जनहित की पूर्ति होगी, जिससे मतदाताओं के इन विचारों का आकलन करने का मौका मिलेगा और राजनीतिक दल यह भी बताना चाह सकते हैं कि वे भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। ठीक है, यदि भारत वैश्विक व्यवस्था में अपना उचित स्थान पाना चाहता है और ये जो अमृत काल है इसमें एक सच्ची विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है वैश्विक प्लेटफॉर्म पे,
तो जलवायु परिवर्तन कार्यों पर इनके नेतृत्व की मांगों पर नजर रखी जाए और सभी राजनीतिक दल भारत की आर्थिक समृद्धि और इसके लोगों की भलाई को आकार देने के एजेंडे पर जोर दे रहे हैं। तो यह एक ऐसा एजेंडा है जो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मुख्य मुद्दे को संबोधित किए बिना अधूरा हो जाता है। ठीक है, अगर हम कोई भी चुनाव देखते हैं जहां पे अगले 5 साल के लिए प्रतिनिधित्व को चुनते हैं तो मुख्यतः वो हमारे भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं। तो हमारे भविष्य को संरक्षित करने के लिए हमारे भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है जलवायु परिवर्तन। तो इसके बारे में भी सही तरीके से सोचने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मुख्यतः कहा जा रहा है कि अभी जो है पहला बैच भेज दिया गया है 64 इंडियन वर्कर्स को इजराइल में काम करने के लिए। ठीक है, जहां से मैक्सिमम जो लोग गए हैं वो हरियाणा स्टेट से और उत्तर प्रदेश स्टेट से गए हैं। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम टोटल का उम्मीद किया जा रहा है कि 10,000 इंडियन वर्कर्स को भेजा जाएगा इजराइल, क्योंकि वहां पे जब से बाढ़ शुरू हुआ है 7 अक्टूबर से, जब हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया था और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध शुरू हो गया था, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल से स्थानांतरित हो गए। उसी के लिए जो है वहां पे निर्माण कार्य रुक गए हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था 2023 में इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसी का परिणाम स्वरूप अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे करके जो है 10,000 भारतीय वर्कर्स को इजराइल भेजा जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है इस डिसीजन में कि जितने भी वार जोन्स हैं, क्योंकि हाल ही में एक अभी एयर स्ट्राइक में जो है एक इंडियन वर्कर की मौत हो गई है ऑलरेडी इजराइल में और 2 घायल हैं। इसलिए ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, और भारतीय सरकार के द्वारा भी ऐसा स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया गया है कि उन्हें वार जोन में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए जितने भी इंडियन वर्कर्स भेजे जा रहे हैं उनके सेफ्टी कंसर्न्स को सही तरीके से चिन्हित करने की आवश्यकता है भारत सरकार के द्वारा। तो इसी में कहा जाता है कि इजराइल में संघर्ष के दौरान नौकरियों के लिए जाने वाले भारतीय निर्माण श्रमिकों के पहले बैच को 2 अप्रैल को इजरायली राजदूत नाओर गिलोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ठीक है, पिछले कुछ महीनों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान के दौरान 64 श्रमिकों के पहले समूह की भर्ती की गई। वे अपेक्षित 10,000 मजबूत कार्यबल का हिस्सा हैं, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में इजराइल भेजा जाएगा, जिसमें से लगभग हर दिन एयर इंडिया और यहां तक कि चार्टर्ड उड़ानों से उड़ान भरी जाएगी, और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद ने इसे बताया है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस रिक्रूटमेंट। तो विदेश मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी भारत इजराइल गतिशील साझेदारी के हिस्से के रूप में सरकार से सरकार व्यवस्था के तहत इजराइल की यात्रा कर रहे थे। तो यह एनएसडीसी इंडिया सहित कई लोगों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे सुरक्षा की चिंताएं क्या है, तो श्रमिकों को भेजने का निर्णय 5 मार्च को तेल अवीव में भारतीय दूतावास द्वारा मौजूदा सुरक्षा स्थितियों को देखते हुए इजराइल में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा पर विदेश मंत्रालय की अपनी सलाह के बावजूद आया। इसने इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से उत्तर, ठीक है, इजराइल के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, और उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभी संघर्ष चल रहे हैं, तो वहां पे सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को देश में सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की सलाह दी। और यह सलाह जो है हिजबुल्लाह आतंकवादियों के मिसाइल हमले के बाद जो है एक भारतीय की मौत हो गई थी और 2 घायल हो गए थे। उसी के बाद ऐसा सलाह दिया गया कि भारतीयों को जो है सुरक्षित स्थान पर काम करने के लिए भेजा जाए इजराइल में। तो विदेश मंत्रालय ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि विदेश मंत्रालय ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या सरकार को कोई आश्वासन मिला है कि अब निर्माण कार्य के लिए भेजे जा रहे भारतीयों को केवल सुरक्षित क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा, या क्या उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों, गाजा या यहां तक कि कब्जे वाले क्षेत्रों में भी नियोजित किया जा सकता है। तो इजरायली बस्तियों को भारत द्वारा मान्यता नहीं चुकी, ये ध्यान रखिएगा। ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेंट चेक रिक्वायर्ड, तो उत्प्रवेशन मंजूरी आवश्यक देशों की सूची में अभी भी नहीं है भारत। इसलिए जो है MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ई माइग्रेंट पोर्टल पर जो श्रमिक जा रहे हैं इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए देख सकते हैं कि अभी भी भारत सरकार के द्वारा ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है कि जो भारतीय वर्कर इजराइल में जा रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर ही जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो है रूस के द्वारा जो है विभिन्न भारतीयों को आकर्षित करके वहां कहा गया था कि घरेलू जॉब दिया जाएगा, सुरक्षित स्थान पर जॉब दिया जाएगा। उसके बाद जो है रूस की तरफ से रूसी सैनिक के रूप में जो है वो यूक्रेन में वॉर लड़ने के लिए भेज दिया गया था। तो ऐसी समस्या इजराइल में भी उत्पन्न न हो जाए, इसी के लिए जो है भारत को हमेशा से तैयार रहना चाहिए। तो इसी में आगे कहा जाता है नैतिक मुद्दे क्या है, तो इजराइल के साथ हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौता और कार्यान्वयन प्रोटोकॉल के अनुसार भारतीय श्रमिकों को इजरायली नागरिकों के रूप में श्रम अधिकारों के संबंध में समान व्यवहार का आनंद मिलेगा और उन्हें उचित आवास,
चिकित्सा बीमा और प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ साथ निर्धारित वेतन और लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो लाभ प्रदान किए जाएंगे, ऑलरेडी जो है इजराइल वॉर जोन है, तो वहां के नागरिक तो खुद ही भयभीत है, तो भारतीय जो वर्कर्स जा रहे हैं, तो इनको जो इतने राइट्स दिए जा रहे हैं, इतने आश्वासन दिए जा रहे हैं भारतीय वर्कर्स के लिए, तो क्या वो सही तरीके से जमीनी स्तर पे सुनिश्चित होंगे? इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। और यहाँ पे क्लियर कहा गया है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इसने क्लियर मना कर दिया था कि अभी वॉर जोन चल रहा है, वहां पे भारतीय श्रमिकों को भेजना पूर्णतः जो है वो उनके सुरक्षा का हनन को चिन्हित करता है। यहां पे क्लियर कहा जाता है कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने नैतिक मुद्दों पर सवाल उठाते हुए सरकार से श्रमिकों को न भेजने का आग्रह किया था, क्योंकि भारतीय श्रमिकों को संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे ये जो आर्टिकल मेनली कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे साउथ एशिया में विभिन्न कंट्रीज में बहुत तेजी से जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मिसयूज हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो यूथ हैं वो कामगार हो सकते हैं, देश के ग्रोथ में योगदान दे सकते हैं, फिर भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे विश्व बैंक के द्वारा समीक्षा किया गया है और विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र अपने जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की जो गति है वो कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि से काफी कम है। ठीक है, और भले ही देखा जा रहा है कि यहाँ पे देश जो है वो विकास कर रहा है, उसका जीडीपी ग्रोथ जो है 6 या 6.1 के दर से लगातार बढ़ रहा है, फिर भी जो है वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बहुपक्षीय ऋणदाता के द्वारा क्या कहा जा रहा है, इसी को कहा जाता है मल्टीलेटरल लेंडर। तो बहुपक्षीय ऋणदाता ने कहा है कि भारत की रोजगार वृद्धि 2000 से 2023 की अवधि के लिए इसकी कामकाजी आयु आबादी में औसत वृद्धि से काफी नीचे थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश के रोजगार अनुपात में 2022 तक नेपाल को अगर छोड़ दिया जाए तो साउथ एशिया में किसी अन्य देश की तुलना में भारत में बहुत अधिक तेजी से गिरावट हो रही है रोजगार मिलने की। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के द्वारा क्या कहा गया है उनके अधिकारियों के द्वारा कि फिर भी इस क्षेत्र में 16% अधिक उत्पादन वृद्धि हो सकती है अगर हम लोग जितने भी बेरोजगार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उसको सही तरीके से मैनेज कर पाए। ठीक है, उनको प्रबंधित कर पाए और उनके उपयोग हम लोग देश के ग्रोथ में अगर कर पाए तो लगभग 16% जो है वो देश का विकास तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है, ये विश्व बैंक के द्वारा कहा जा रहा है, तो ये कोट भी कर सकते हैं कहीं भी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यदि कोई कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा अन्य EMDE, उसी को फुल फॉर्म में कहा जाता है इमर्जिंग मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसी में EMDE के बराबर कहा जा रहा है। ठीक है, यदि इसकी कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा अन्य EMDE के बराबर हो जाए तो लगभग 16% देश का विकास बढ़ जाएगा। तो दक्षिण एशिया अभी अपने जनसांख्यिकी लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने में विफल रहा है। तो इसी में विश्व बैंक के द्वारा आगे कहा गया है कि क्षेत्र में रोजगार के कमजोर रुझान जो है वो गैर कृषि क्षेत्रों में केंद्रित है, जो संस्थागत और आर्थिक माहौल में चुनौतियों को दर्शाते हैं, जिसने व्यवसाय की वृद्धि को रोक दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या जो है यूथ की वो अनएम्प्लॉयड है। तो रोजगार की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या सिफारिशें की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये भी देख सकते हैं। जैसे कि महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि का सपोर्ट करने की बात की गई है। ठीक है, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से लोन दिया जा सके, जिससे कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया जा सके। ठीक है, वित्त तक पहुंच बढ़ाया जा सकता है। और जो बिजनेस मॉडल है भारत में, उसमें और खुलापन लाने की आवश्यकता और लचीलापन लाया जाए, सिंगल विंडो में सारे कार्य किए जाए। ठीक है, वित्तीय क्षेत्रों के नियमों को आसान बनाया जाए, लोन लेने की जो प्रक्रिया है उसको और आसान बनाया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए, खासकर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेज हैं उनके बुनियादी ढांचे का बेहतर से विकास किया जाए। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, ये लगातार जो है मुद्रास्फीति समेत हर एक साल यूपीएससी के पीटी में सवाल आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति कम होने पर ब्याज दरें बढ़ती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, कम ब्याज दरें आमतौर पर बचत को प्रोत्साहित करती है और उधार लेने को हतोत्साहित करती है, गलत है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय बैंक जो है वो धन आपूर्ति को विनियमित करने और आर्थिक गतिविधियों को स्थिर करने के लिए ब्याज दरों को समायोजित करते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, बढ़ती ब्याज दरों का आवास बाजार पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। तो कितने कथन जो है वो ब्याज दरों के बारे में
सही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन जो है वो सही है, ए जो है इसका सही ऑप्शन सही है, ठीक है। और कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेटमेंट 3, ये तीसरा जो है वो सही है और बाकी सारा जो है वो गलत है। तो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, तो पहला जो स्टेटमेंट था, मुद्रास्फीति कम होने पर ब्याज दरें बढ़ती है। तो ब्याज दरें आमतौर पर बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ बढ़ती है ताकि समय के साथ पैसे के घटते मूल्य के लिए उधारदाताओं को मुआवजा दिया जा सके, ठीक है, इसलिए गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट है कम ब्याज दरें आमतौर पर बचत को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कम ब्याज दरें आमतौर पर खरीदारी को वित्त पोषित करना, सस्ता बनाकर उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि वे बचत खातों और निवेश पर कम रिटर्न की पेशकश करके बचत को हतोत्साहित करते हैं, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, तो केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति को विनियमित करने और आर्थिक गतिविधियों को स्थिर करने के लिए ब्याज दरों को समायोजित करती है, सही बात है, आरबीआई जो करती है, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो चौथा स्टेटमेंट है बढ़ती ब्याज दरों का आवास बाजार पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ती ब्याज दरों का आमतौर पर आवास बाजार पर उत्तेजक नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च बंधक दरें व्यक्तियों के लिए घर खरीदने के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा बना देता है, जिससे संभावित रूप से घरों की मांग कम हो जाती है और आवास बाजार की गतिविधियां धीमी हो जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज 3 क्वेश्चन जो है हम लोग आर्ट एंड कल्चर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोहिनी अट्टम से, ठीक है। मोहिनी अट्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। दूसरा स्टेटमेंट है यह नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। तीसरा स्टेटमेंट है यह पारंपरिक रूप से केरल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें तीनों का तीनों कथन जो है वो सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है, ठीक है, और यह जो है वो लास्य शैली पर आधारित है और पारंपरिक रूप से केवल महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है मोहिनीअट्टम गीतात्मक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है जो राजा महाबली से संबंधित कहानियों का वर्णन करता है। दूसरा जो है कुडियाट्टा हिंदू महाकाव्यों की कहानी को प्रदर्शित करने वाला प्राचीन रंगमंच है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है तिरुबथिराकली महाकाव्यों का हास्य पूर्वक वर्णन करने वाला एकल प्रदर्शन है, ये गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तिरुबथिराकली जो है वो केरल में महिलाओं का एक अनोखा नृत्य होता है। यह नृत्य जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों के भाग के रूप में और उसके अलावा छोटे समूह में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आमतौर पे धनु मास के महीने में ओणम और तिरुबधिरा के दिन महिलाएं जो है वो शिव मंदिर में शिव पार्वती की स्तुति गाकर इस कला का प्रदर्शन करती है, ठीक है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये याद रखेगा कि मोहिनीअट्टम जो है वो राजा महाबली से संबंधित कहानियों का वर्णन है, ठीक है, और कुडियाट्टा जो है वो हिंदू महाकाव्यों की कहानी को प्रदर्शित करने वाला एक प्राचीन रंगमंच है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ठीक है। तो पहला जो है मोहिनीअट्टम लास्य पहलू प्रधान है। दूसरा जो है ये तो सही है, पिछला ही क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो मणिपुरी तरंगम और तीसरा जो है कुचिपुड़ी पुंग संगीत वाद्य यंत्र। तो कितने जो है जोड़े सही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है पहला जोड़ा ही सही है, केवल एक ही सही होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम जो है वो गायन में नृत्य का लास्य पहलू सौंदर्य और अनुग्रह प्रमुख होता है, इसलिए यह मुख्य रूप से महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। और मणिपुरी नृत्य जो है वो ड्रग पुंग गायन का एक जटिल तत्व है, ठीक है। बांसुरी, खड़ताल, लकड़ी का ताली बजाने वाला ढोल आदि भी संगीत में शामिल होते हैं। और कुचिपुड़ी जो है वो समूह प्रदर्शन के अलावा कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे मंडूक शब्दम, तरंगम, यही दिया गया था ना तरंगम, तो तरंगम जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा जो है ओडिशा, ओडिसी नृत्य शैली सुंदरता, कामुकता और सुंदरता के प्रतिनिधित्व के लिए अद्वितीय है और नर्तक उसके शरीर से जटिल ज्यामितीय आकृति और पैटर्न बनाते हैं, इसलिए इसे मोबाइल मूर्तिकला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसलिए जो है वो तीसरा कथन भी गलत है और सिर्फ एक ही जो कथन है वो सही सुमेलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा लाया गया है, तो ये लाया गया है ऑप्शन सी, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिक्षण साझेदारी के द्वारा, ठीक है। तो यूएन क्लाइमेट चैलेंज लर्निंग पार्टनरशिप इश्यू कहा जाता है 1 मिलियन MYAC। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज का उद्देश्य जो है वो 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख, ये याद रखिएगा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो 10 लाख युवा कार्यों तक पहुंचने का लक्ष्य के साथ साथ अस्थायी भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए 10 से 30 वर्षों की आयु के युवाओं को जुटाना। यह 4 सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी गोल्स हैं, 4 एसडीजी गोल को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ पानी, स्वच्छता, जिम्मेदार उपभोग और उपभोक्ता, जलवायु कार्य, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन और भूमि पर जीवन, इन सभी चीजों को केंद्रित किया जाएगा। तो 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज जो है इसकी स्थापना स्विस एजेंसी, ये ध्यान रखिएगा, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और रीशियू के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो 1 यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप 30 से अधिक बहुपक्षीय संगठनों की एक सहयोगी पहल है जो जलवायु परिवर्तन को डिजाइन करने और लागू करने में देशों का समर्थन करती है, ठीक है। यूएनसीसी लर्न जलवायु परिवर्तन और मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर जानकारी भी प्रदान करता है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे शॉर्ट्स को भी देखिए। आजकल मैं एक एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का वो शॉर्ट्स के रूप में भी डाल रहा हूँ, ठीक है।